हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र। बच्चों, हमने इसकी परिभाषा के बारे में जाना, प्रकृति को समझा, इसके विषय क्षेत्रों के बारे में समझा। आज बारी आ गई है इसके प्रश्नोत्तर को करने की। तो बच्चों, उठा लीजिए अपनी नोटबुक, बुक और साथ में पेन और करते रहिए मेरे साथ में इन प्रश्नों को हल। तो देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए बच्चों, जो पहला प्रश्न है वो कैसा है? बहुचयनात्मक है, यानी आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं और इसमें से एक विकल्प का सही चुनाव करना है। तो देखें कि हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे? बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेडज़ेल हैं और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। तो हमारा सही विकल्प क्या है? से यानी कि रेडज़ेल। तो आप लिखेंगे बच्चों आपके सही विकल्प के तौर में से रेडज़ेल। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी थी? बच्चों, बहुत अच्छे से याद किया होगा तो आपको एक ही बार में आ जाएगा। ये परिभाषा दी है फ्रेडरिक रेडज़ेल की शिष्या, जो अमेरिका के निवासी हैं, जो नियतिवादी भी हैं। याद आया आपको? जी हाँ, एलन सैम्पल। इन्होंने क्या कहा कि चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है मानव भूगोल। तो बच्चों, इसमें तो यहाँ पर ये बहुचयनात्मक प्रश्न के रूप में दिया हुआ है और आपको बोर्ड की परीक्षा में इसको 1 लाइन क्वेश्चन के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो हम इसका सही विकल्प क्या करेंगे? ब, एलन सैम्पल। देखते हैं तीसरा प्रश्न। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन हैं? बहुत आसान सवाल है। फिर से बच्चों, हमने 3 प्रकार की विचारधाराएं पढ़ी थी मानव और वातावरण संबंधों पर। जो पहली विचारधारा थी वो क्या थी? नियतिवाद, और उसके प्रवर्तक कौन थे? फ्रेडरिक रेडज़ेल। दूसरी विचारधारा थी संभववाद और उसके प्रवर्तक है विडाल डी लाब्लाश। और जो तीसरी विचारधारा यानी कि जो नवनियतिवाद है, इसके प्रवर्तक कौन थे? ग्रिफिथ टेलर, जो अमेरिका के निवासी थे। इस विचारधारा का एक और नाम है रुको और जाओ विचारधारा। तो बच्चों, टिक करेंगे हम ए ऑप्शन को, ग्रिफिथ टेलर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है। हमने एक सूची बनाई थी कि देश के अनुसार हमने उन भूगोलवेताओं के नाम लिखे थे। याद आया आपको? तो बच्चों, हमने क्या देखा? ब्लाश भी फ्रांस के निवासी हैं, ब्रूंश भी फ्रांस के निवासी हैं और डिमांजिया भी फ्रांस के निवासी हैं। लेकिन जो रिटर हैं वो कहाँ के निवासी हैं? जर्मनी के। तो आप द ऑप्शन को सही करेंगे और लिख देंगे रिटर, कार्ल रिटर। देखते बच्चों पांचवा प्रश्न। जो पांचवा प्रश्न है उसकी नेचर कैसी है? अति लघुतरात्मक, यानी कि 1 लाइन या 2 लाइन में आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। छोटे प्रश्न बोल सकते हैं हम इनको। तो देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न। मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों के नाम बताइए। बच्चों, मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के 3 घटक हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें 3 घटक आएंगे। पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक और तीसरा है सांस्कृतिक तत्व। तो बच्चों, लिखेंगे आप इसके उत्तर जैविक घटक, अजैविक और सांस्कृतिक घटक। अगला प्रश्न देखते हैं छठा। रेडज़ेल की पुस्तक का नाम बताइए। बहुत इजी है। फ्रेडरिक रेडज़ेल, जो मानव भूगोल के जन्मदाता हैं, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? एंथ्रोपोजोग्राफी। तो आप लिखेंगे कि रेडज़ेल की पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजोग्राफी। बच्चों, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। संभववाद की विचारधारा किसने दी थी? तो बच्चों, कौन है वो? फ्रांस के विचारक हैं और उनका नाम क्या है? विडाल डी ला ब्लाश। तो लिख देंगे इसका उत्तर फटाफट से। संभववाद की विचारधारा फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी ला ब्लाश ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों 8वां। प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। बच्चों, जब हम
मानव भूगोल का विकास पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा कि प्राचीन काल के अंदर ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने वातावरण की, प्रकृति की शक्तियों को मानते थे, उनके प्रभावों को मानते थे। और वो कौन कौन से देश थे? जैसे कि भारत, चीन, यूनान, रोम, मिस्र इत्यादि देश। तो लिख देंगे इसका उत्तर फटाफट से हम। प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्रों में सिंधु सरस्वती की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता और रोम की सभ्यता एवं चीन की सभ्यता प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों, ये है 9वां प्रश्न। मानव भूगोल के 5 उप क्षेत्रों के नाम बताइए। बच्चों, 1930 के दशक के बाद में हमने देखा कि मानव भूगोल में बहुत सारी उप शाखाएं बन गई है, यानी कि विशेषीकरण बढ़ गया है और इसके बाद में इसकी अलग अलग शाखाओं का उद्गम होता है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि भूगोल की दो शाखाएं हैं। एक तो है भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। और मानव भूगोल की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। ये देखिए बच्चों, जिस प्रकार एक वृक्ष के अंदर बहुत सारी शाखाएं होती है, उसी प्रकार हमने क्या देखा कि मानव भूगोल में भी उप शाखाएं जुड़ गई है, जैसे कि आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो बच्चों, नोट करेंगे इस उत्तर को और जहाँ कहीं भी आपको लगता है आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना उत्तर लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। बच्चों, जो मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर क्या है, उसका जो मूल बिंदु है वो क्या है? मानवीय क्रियाकलाप। तो मैंने आपको ब्रूंज की परिभाषा देते हुए समझाया था कि जो मानवीय क्रियाकलाप होते हैं वो ही मानव भूगोल की प्रकृति का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु होते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। मानव भूगोल की प्रकृति, पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे कि शहर, गांव, बांध, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, अस्पताल, आपका विद्यालय, सड़कें, जो इत्यादि आपको मानव निर्मित दृश्य दिखाई दे रहे हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसी कारण भूगोल की प्रकृति में जो मानवीय क्रियाकलाप हैं, कौन से क्रियाकलाप? मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, क्यों व कैसे हुआ आदि प्रश्नों को भौगोलिक दृष्टि से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को दर्शाता है। मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिकी समायोजन व क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर केंद्रित रहता है। पृथ्वी पर रहने वाले मानव के जैविक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण के उपयोग का अध्ययन व वातावरण में किए गए बदलावों का अध्ययन मानव भूगोल का आधार है। सारांश में हम क्या कह सकते हैं कि मानव भूगोल मानव व वातावरण के जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रीय भूमिका में रख कर अध्ययन करता है। बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है कि मध्यकाल में मानव भूगोल के विकास को समझाइए। बच्चों, हमने क्या देखा था कि जो मध्यकाल था उसमें मानव ने क्या की? बहुत सारी खोज की, बहुत सारे अन्वेषण किए उसने, और वो सब उसने किससे किया? नौचालन की सहायता से, यानी उसने नए नए महाद्वीप, देशों की, प्रदेशों की खोज की और उस पर उपनिवेशीकरण का जमाव किया और उनको अपने साम्राज्य के अंतर्गत वो लेकर आए। तो देख लेते हैं इसका उत्तर। मध्यकाल में मानव भूगोल का विकास। मध्यकाल में मानव भूगोल का बहुत विकास हुआ। इस काल में नौ संचालन संबंधी, यानी कि अब वो समुद्रों के अंदर यात्राएं करने लग गया है, और जब वो समुद्रों के अंदर यात्राएं करने लग गया, कुशल हो गया, तो उसको नए नए द्वीपों, नए नए क्षेत्रों के बारे में पता चला और उसने वहाँ के संसाधनों का भरपूर उपयोग किया। और तो और उन्होंने उन नए क्षेत्रों पर अपना कब्जा भी जमा लिया और अपना साम्राज्य बना लिया और उपनिवेशों की स्थापना की। लिखेंगे बच्चों, इस काल में नौ संचालन संबंध कुशलताओं व खोजों तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में अनेक रहस्य खुलने लगे। बच्चों, कई प्रदेशों की जानकारी तो इसी काल में तब के मनुष्य को लगी थी, नहीं तो पता ही नहीं था कि ये क्षेत्र भी पृथ्वी के धरातल पर मौजूद है। उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों को बढ़ावा दिया, जिससे कि विश्व के संदर्भ में विशाल ज्ञान का प्रसार हुआ और इस काल में अन्वेषण, विवरण व प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर रहा।
तो बच्चों हमने क्या देखा, मध्यकाल में मनुष्य ने बहुत सारे नए नए प्रदेशों को खोजा और उनके संसाधनों का उपयोग करना सीखा। आगे बढ़ते बच्चों, इसी का उत्तर बाकी रह गया है। प्रादेशिक विश्लेषण में प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया। इस काल में यह स्पष्ट हुआ कि समस्त प्रदेश पूर्ण इकाई व पृथ्वी के भाग हैं। प्रदेशों की यह समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी और इसी आधार पर भौगोलिक अध्ययन भी किए गए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न 12वां। निबंधात्मक का अर्थ क्या होता है बच्चों? आपको ये 150 से अधिक शब्दों में लिखना होता है और इसके अंदर आपको थोड़ा सा अधिक वर्णन करना पड़ता है। तो क्या कहता है 12वां प्रश्न, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। बच्चों मैंने आपको बताया था कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कितने हैं? 6। इसमें से जो पहला विषय क्षेत्र है वो है जनसंख्या यानी कि जनता। दूसरा विषय क्षेत्र है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। तीसरा विषय क्षेत्र है सांस्कृतिक वातावरण। चौथा विषय क्षेत्र है कालिक अनुक्रम। पांचवा विषय क्षेत्र है नियोजन व प्रादेशिक संगठन और छठा विषय क्षेत्र है अन्य प्रदेशों से संबंध। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जो जनसंख्या या जनता का जो विषय क्षेत्र है इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जनसंख्या के घनत्व का, जनसंख्या के वितरण का, प्रवास, अधिवास, जन स्थानांतरण, जन समूह जैसे कि एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह इत्यादि का अध्ययन किसमें होता है? जनसंख्या या फिर जनता के विषय क्षेत्र में होता है। दूसरा जो विषय क्षेत्र है वो क्या था? प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। बच्चों प्राकृतिक वातावरण का मानव के क्रियाकलापों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे वहाँ के प्राकृतिक संसाधन होते हैं वैसे ही वहाँ पर रहने वाली जनसंख्या का जीवन होता है। जैसे कि वन, खनिज, जल, वर्षा किस प्रकार की वहाँ पर होती है वैसे ही वहाँ के लोग अनुकूलन कर लेते हैं। जो तीसरा विषय क्षेत्र है वो क्या है? सांस्कृतिक वातावरण। बच्चों मैंने आपको बताया था कि चाहे वो जीव जंतु हों चाहे मानव, उन्होंने क्या किया है? अपने वातावरण के साथ में समायोजन कर लिया है। जो भी वस्तुएं वहाँ पर उपलब्ध होती है उसी के आधार पर वो अपनी जीविकोपार्जन को चुनते हैं, अपनी मकान, भवन निर्माण सामग्री को चुनते हैं, अपनी जीविका के साधन को चुनते हैं। तो हमने क्या देखा कि मानव ने और जीव जंतुओं ने क्या कर लिया है? वहाँ के वातावरण के साथ में अनुकूलन कर लिया है। अनुकूलन का तात्पर्य क्या होता है बच्चों? एडजस्टमेंट, समायोजन। अगला जो क्षेत्र था वो क्या था? कालिक अनुक्रम। यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया मानव भूगोल का विषय क्षेत्र प्रत्येक काल में बदल रहा है। क्यों बच्चों? क्योंकि मानव ने क्या कर लिया है? तकनीकी विकास कर लिया है, उसकी विचारधाराएं बदल रही है और इसी के साथ साथ में इसका जो विषय क्षेत्र है वो भी समय के साथ में आगे बढ़ रहा है। जैसे मनुष्य गतिशील है वैसे ही मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो भी कैसा है? गत्यात्मक है, गतिशील है। पांचवा था नियोजन व प्रादेशिक संगठन। बच्चों प्रत्येक क्षेत्र में नियोजन की बहुत आवश्यकता होती है, चाहे वो हमारी पढ़ाई हो या वो हमारा जीवन हो। उसी प्रकार धरातल पर जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका हमें नियोजित तरीके से उपयोग करना चाहिए। यदि हमने संसाधनों का नियोजित तरीके से उपयोग नहीं किया तो क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा, पर्यावरण की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाएगी। तो नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं छठे विषय क्षेत्र के ऊपर, वो है अन्य प्रदेशों से संबंध। बच्चों मानव कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है और वो अन्य प्रदेशों से अपने संबंध बनाता है। जैसे कि एक देश दूसरे देश से, एक राज्य दूसरे राज्य से। बच्चों ये तो था एक वृहद क्षेत्र मानव भूगोल का। उसी प्रकार हंटिंगटन ने भी क्या बताया? हमें 2 क्षेत्र बताए, भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। तो लिख लेते हैं इस प्रश्न का जवाब। क्या कहता है प्रश्न 12वां? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो कैसा है? बहुत व्यापक है। मानव भूगोल ने अलग अलग प्रदेशों की जनसंख्या, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि वन, खनिज, जल, मृदा इत्यादि, सांस्कृतिक भूदृश्यों व जीवन की मान्यताओं,
पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव की उन्नति के उद्देश्य से होता है। बच्चों, जो मानव भूगोल का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? मानव के क्रियाकलाप। और हम क्या चाहते हैं कि मानव का अधिक से अधिक क्या हो? उन्नति हो। और इसी वजह से इस विषय का विकास होता ही जा रहा है। देखते हैं अगला बिंदु। विभिन्न विद्वानों ने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के संबंध में अपने विचार दिए हैं, जैसे कि हंटिंगटन कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। एक है भौतिक दशाएं और दूसरी है मानवीय अनुक्रियाएं। बच्चों, जैसे किसी भी क्षेत्र की भौतिक दशाएं होती है, उसी के अनुसार मानव क्या करता है? अपनी प्रतिक्रिया देता है, अनुक्रिया देता है। बच्चों, ये जो डायग्राम है ये आप ज़रूर बनाइए। ये एक बहुत ही अपने आप में कंप्लीट आंसर का पैकेज है। यदि आप बहुत ज़्यादा ना लिखना चाहें तो आप ये डायग्राम बनाकर अपने प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। तो इसका विस्तार से हम वर्णन कर लेते हैं। जैसे कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। पहला है जनसंख्या। मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण प्रारूप, जनसमूह कौन से होते हैं? जैसे बड़े बड़े महाद्वीप हैं उनमें रहने वाले जनसमूह, जैसे कि एशियाई जनसमूह, अमेरिकी जनसमूह और यूरोपीय जनसमूह। प्रवास का क्या तात्पर्य होता है बच्चों? जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपना आवास स्थान बदल लेता है तो उस यात्रा को हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। और इसका आने वाले चैप्टर्स में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। अधिवास यानी कि वह किस प्रकार अपने मकान बनाकर रहता है और उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। इस प्रकार जनसंख्या मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का प्रमुख तथ्य है। अगला टॉपिक क्या है? प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। मानव भूगोल में प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तथ्यों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन जैसे कि भूमि, जल, वन और खनिजों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है बच्चों सांस्कृतिक वातावरण। इसके अंतर्गत मानव क्या करता है? ये देखिए बच्चों, जो मेन उत्तर है वो कहाँ पर है? ये रहा, जीव जंतुओं और वातावरण के साथ में अनुकूलन। तो क्या किया मानव ने? वहाँ के वातावरण के साथ में अनुकूलन कर लिया। तो लिखेंगे पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं मानव की क्रियाओं द्वारा बने हुए हैं और ये सभी सांस्कृतिक तत्व मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित हैं। सांस्कृतिक तत्व मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध को प्रकट करते हैं। अतः सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतुओं और वातावरण के साथ में अनुकूलन, जीविका के साधन, भवन निर्माण सामग्री, अधिवास और परिवहन आदि सम्मिलित हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार जो उष्णकटिबंध के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं और आर्कटिक वृत्त के आसपास के जो जनजाति है जैसे कि एस्किमो जनजाति, वो किस प्रकार अपने आसपास उपलब्ध जो संसाधन हैं उन्हीं से अपना मकान बनाकर रहती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चौथा बिंदु है कालिक अनुक्रम। मानव के भौगोलिक वातावरण के साथ में संबंध स्थिर न होकर क्रियात्मक है। मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उसके भौगोलिक संबंध निरंतर गत्यात्मक और लोचपूर्ण होते जाते हैं। विषय कैसा है? गतिशील है। मानव कैसा है? गतिशील है। तो विषय भी कैसा हो गया हमारा? गत्यात्मक हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नियोजन व प्रादेशिक संगठन। भूगोलविदा को केवल इतना ही नहीं जानना चाहिए कि पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएं किस प्रकार वितरित है, बल्कि यह भी जानकारी रखना आवश्यक होता है कि उनका वितरण उस विशेष ढंग से क्यों है। उपर्युक्त विभिन्नताएं या तो प्राकृतिक वातावरण के कारण होती है अथवा मानवीय क्रियाओं के कारण होती है। मानव अपने क्रियाकलापों के द्वारा पृथ्वी पर अपना प्रभाव किस प्रकार छोड़ता है आदि का अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण। देखिए बच्चों, जो संसाधन होते हैं उनका विभिन्न वर्गों में वितरण असमान पाया जाता है।
उनका उपयोग और संरक्षण का भी मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल के अध्ययन का दूसरा पक्ष है भविष्य के परिप्रेक्ष्य में मानव वातावरण तंत्र का अध्ययन करना। आज मानव के द्वारा किए जा रहे अंधाधुंध विकास के कारण प्रकृति क्या हो रही है? असंतुलित। विभिन्न प्रकार की प्रदूषण व वातावरण अवनयन की समस्याएं बढ़ती जा रही है। अतः वातावरण नियोजन भी मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का अभिन्न अंग हो गया है। अगला बिंदु देखते हैं अन्य प्रदेशों से संबंध। देखिए बच्चों, पृथ्वी पर मानव एकाकी निवासित नहीं है, यानी मनुष्य कैसा प्राणी है? सामाजिक प्राणी है और वो दूसरे प्रदेशों के साथ में, दूसरे देशों के साथ में अपने संबंध बनाता है और इसीलिए हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं? अन्य प्रदेशों का भी अध्ययन करते हैं। तो लिखेंगे बच्चों, पृथ्वी पर मानव एकाकी निवासित नहीं है, उसके पृथ्वी तल पर फैले विभिन्न प्रदेशों से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंध भी होते हैं। अतः मानव के इन संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल में ही किया जाता है। तो बच्चों, ये तो थे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आधुनिक काल में मानव भूगोल के विकास को समझाइए। बच्चों, 18वीं शताब्दी के बाद से ही आधुनिक मानव भूगोल का विकास हुआ और आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल कहाँ के निवासी हैं? जर्मनी के निवासी हैं और इनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। बच्चों, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी एग्जाम में आते रहते हैं, तो बड़े प्रश्नों के साथ में आप वन लाइन के प्रश्नों पर ज़्यादा जोर देकर याद कीजिए। तो जो फ्रेडरिक रेटजेल हैं, उनकी शिष्या जो अमेरिका के निवासी हैं, उन्होंने नियतिवाद का समर्थन किया। उसी प्रकार मानव वातावरण संबंधों पर 3 विचारधाराएं आई, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। इन सब का विकास कौन से काल में हुआ बच्चों? आधुनिक काल में इसका विकास हुआ। तो हम इसका जो वर्णन है वो कैसे करेंगे? जैसे किस देश के कौन कौन से भूगोलवेता हैं, कौन कौन सी विचारधारा आई और इसके अंतर्गत कितनी सारी शाखाओं का उदय हुआ और अंत में इसकी गतिशीलता के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास। भूगोल में आधुनिक काल को विशेष रूप से 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर वर्तमान तक माना जाता है। 18वीं शताब्दी यानी 1750 के बाद की जो समय है उसको हमने इसमें इंक्लूड किया है और आज तक ये विषय कैसा है? गतिशील विषय है। तो आज तक इसका विकास होता जा रहा है और ये कौन से काल में आते हैं? आधुनिक काल में आते हैं। इस काल में मानव भूगोल का विकास बहुत हुआ। आधुनिक काल में मानव भूगोल के विकास को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। मैंने आपको बताया था ना कि विभिन्न देशों की जो भूगोलवेता हैं उनकी कैटेगरी अपन बनाएंगे। इस काल में मानव भूगोल का विकास विभिन्न देशों में हुआ, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन आदि। तो बच्चों, ये एक सूची है जिसके अंतर्गत हमने क्या किया है? जर्मन भूगोलवेता, फ्रांसीसी भूगोलवेता, अमेरिकन भूगोलवेता और ब्रिटेन के भूगोलवेताओं को एक लिस्ट के अंदर सूचीबद्ध किया है। देखते हैं बच्चों, जर्मन भूगोलवेता कौन कौन से हैं? मेरे साथ साथ आप लिखते भी रहेंगे। हम्बोल्ट, कार्ल रिटर। ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी था अभी कि इनमें से कौन सा फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है। तो हमने क्या कहा था? कार्ल रिटर है, क्योंकि वो कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। पैशेल, रिस्तोफन और फ्रेडरिक रेटजेल, जो कि मानव भूगोल के संस्थापक भी हैं, जन्मदाता भी हैं और नियतिवाद के भी विचारक हैं। अगली सूची है फ्रांसीसी भूगोलवेताओं की। इसमें नाम आता है सबसे पहले विडाल डी लाब्लाश का। इन्होंने कौन सी विचारधारा दी है? संभववाद विचारधारा को प्रस्तुत किया। जीन ब्रूंश, दी मार्तोन, डिमांजिया और फेब्रे। अगली सूची में नाम आता है अमेरिकन भूगोलवेताओं का। इनमें नाम आ रहा है एलन सेम्पल। ये किसकी शिष्या है बच्चों? फ्रेडरिक रेटजेल की है और ये भी नियतिवादी है और ये भी नियतिवादी है। हटिंगटन, बॉमेन, कार्ल सावर और ग्रिफिथ टेलर, ये सब अमेरिकन भूगोलवेता हैं और इसमें से एलन सेम्पल तो नियतिवादी है और ग्रिफिथ टेलर कौन से हैं?
नवनियतिवादी यानी कि रुको और जाओ विचारधारा के समर्थक। उसी प्रकार बच्चों, जो ब्रिटेन के भूगोलवेता हैं उनमें नाम आते हैं हर्बर्टसन, मैकिंडर, रॉक्सबी और फ्लूअर के। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 4 देशों की हमने सूची बनाई है और अलग अलग देश के जो भूगोलवेता हैं उनको इसमें लिखा है। बच्चों, ये भाग निबंधात्मक प्रश्न का है, लेकिन पिछली बार जब बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया था तो क्या आया था कि 2 अमेरिकन भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो उसी प्रकार आने वाली परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे फ्रांसीसी भूगोलवेताओं के नाम बताइए, या फिर जर्मनी के भूगोलवेताओं के नाम बताइए, या फिर ब्रिटेन के भूगोलवेताओं के नाम बताइए। तो आपको इस सूची को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। देखते हैं बच्चों, ये जो भूगोलवेता थे इन्होंने क्या किया, मानव वातावरण संबंधों पर अपनी विचारधाराएं प्रकट की। जैसे फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या कहा कि मानव प्रकृति का दास है, और उनकी विचारधारा का क्या नाम है, नियतिवाद या फिर निश्चयवाद। उसी प्रकार विडाल डी लाब्लाश जो कि फ्रांस के निवासी हैं, उन्होंने एक विचारधारा दी संभववाद, और उन्होंने कहा कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि मानव तो क्या है, प्रकृति का स्वामी है। बच्चों, ये दोनों ही विचारधाराएं, ये देखिए बच्चों, जो नियतिवाद है वो प्रकृति को अपना सर्वस्व मानती है, प्रकृति के दिशा निर्देशों को मानती है। इसमें क्या किसको प्रभावी अधिक माना गया है, प्रकृति को अधिक प्रभावी माना, और संभववाद में हमने मानव को अधिक प्रभावी माना। और उसी प्रकार नियतिवाद में हम देखते हैं कि मानव किस अवस्था में है, नितांत आवश्यकता की स्थिति में है, यानी वो प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर है। जबकि संभववाद कहता है कि नहीं, मानव ज़्यादा प्रभावी है और मानव पूरा का पूरा स्वतंत्र है अपने आदेशों को मनवाने के लिए प्रकृति से। तो नियतिवाद में प्रकृति प्रभावी है और संभववाद में मानव प्रभावी हो जाता है। तो संभववाद जो है वो क्या कहता है कि प्रकृति का आप उपयोग कीजिए, और इतना उपयोग कीजिए कि विकास की गति को बहुत आगे बढ़ाइए। लेकिन बच्चों, इसी बीच में एक और विचारक आ जाते हैं, और वो कौन से हैं, ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने क्या कहा, नहीं, आप रुक जाइए और फिर जाने की प्रतीक्षा कीजिए। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि हम शहर के अंदर ट्रैफिक लाइट के वहाँ पर रुक जाते हैं। ट्रैफिक लाइट पर हम कब रुक जाते हैं, जब हमें लाल सिग्नल दिखाई देता है। रेड सिग्नल होने पर हम रुक जाते हैं, और येलो सिग्नल आने तक हम प्रतीक्षा करते रहते हैं, और ग्रीन सिग्नल आने पर हम अपना वाहन आगे बढ़ा लेते हैं। तो जो बच्चों, जो ग्रिफिथ टेलर हैं वो क्या कहते हैं कि नहीं, हमें प्रकृति के आदेश का इंतज़ार करना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार यदि हमें प्रकृति संदेश दे कि नहीं, रेड सिग्नल है, आप आगे मत बढ़िए, यानी हमें प्रकृति का शोषण नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति में संभावनाएं नज़र आए कि हाँ, हम प्रकृति को उपयोग में ले सकते हैं, तो ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों, हमें प्रकृति का उपयोग करना चाहिए, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया तो प्रकृति हमें जलवायु परिवर्तन, क्षोभ मंडल में के जो पराबैंगनी किरणें हैं वो धरातल पर आने लग जाएगी, और इसके अलावा पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण प्रदूषण, बहुत सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा। तो हमें ना तो नियतिवादी होने की आवश्यकता है, ना ही संभववादी होने की आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है नवनियतिवाद जैसी विचारधारा की, जिसमें प्रकृति का भी सम्मान किया जाए और मानव के विकास की गति को भी आगे बढ़ाया जाए। बच्चों, ये जो विचारधाराएं हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इस तरह एक सारणी बना लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते रहिए। तो जो बच्चों, देखते हैं हम नियतिवाद किसने दिया था। आपको अच्छे से याद हो चुका होगा कि फ्रेडरिक रेटजेल जो कि जर्मनी के निवासी हैं। बच्चों, हम देश के नाम इसलिए लिखते हैं साथ में क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं। और एलन सैम्पल जो कहाँ के निवासी है, अमेरिका की निवासी है। उसी प्रकार संभववाद के जो विचारक हैं उनमें से पहले नाम आता है विडाल डी लाब्राश का, जो कहाँ के निवासी हैं, फ्रांस के निवासी हैं। जीन ब्रून्स और अल्बर्ट डिमाजिया ये दोनों भी फ्रांस देश के ही रहने वाले हैं। इसी प्रकार जो ग्रिफिथ टेलर हैं वो कहाँ के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं।
और इन्होंने विचारधारा दी रुको और जाओ विचारधारा, जिसे हम नवनियतिवाद भी कहते हैं और नवनिश्चयवाद भी कहते हैं। यानी हमें रुकना चाहिए और प्रकृति के आदेश की प्रतीक्षा करना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? पर्यावरण असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। तो हमने क्या देखा? एक तरफ तो ये सूची देखी और एक तरफ हमने मानव और वातावरण संबंधों पर 3 विचारधाराएं भी पढ़ी। और ये सब किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम? आधुनिक काल के अंतर्गत। उसी प्रकार जो मानव भूगोल की उपशाखाएं हैं वो हमने पहले भी पढ़ी है, यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। एग्जाम में इस प्रकार के भी प्रश्न आते रहे हैं कि मानव भूगोल की उपशाखाएं बताइए, तो आपको लिख देनी है ये सब शाखाएं। लिखते हैं बच्चों, 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ। विशेषीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण मानव भूगोल की अनेक उपशाखाओं जैसे कि राजनैतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल का भी जन्म हुआ। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो बीच की अवधि थी, मध्य की अवधि थी, इसमें क्षेत्रीय विभेदन के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के 2 दशकों में मानव भूगोल की विषय वस्तु में स्थानिक संगठन उपागम द्वारा विभिन्न मानवीय क्रियाओं के प्रतिरूपों की पहचान करना ही रहा था। उसी प्रकार बच्चों 1970 के दशक में मानव भूगोल में अनेक दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ, जैसे कि मानव की कल्याणपरक विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा, आचरणपरक विचारधारा आदि प्रमुख है। मानव कल्याणपरक विचारधारा का संबंध किससे है? लोगों के सामाजिक कल्याण से है, जिसके अंतर्गत हम शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसे विषयों को सम्मिलित करते हैं। क्रांतिकारी विचारधाराओं में निर्धनता के कारण, बंधन और असमानता के लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का अनुसरण भी किया है। आचरणपरक विचारधारा के अनुसार मानव आर्थिक क्रियाएं करते समय सदैव आर्थिक लाभ पर ही विचार नहीं करता है, बल्कि अधिकांश निर्णय उसके यथार्थ पर्यावरण पर भी निर्भर करते हैं। विचारों में बदलाव आंशिक रूप से विश्लेषण के मापदंडों में परिवर्तन के कारण आते हैं और 21वीं सदी में मानव भूगोल में सामान्य निकाय सिद्धांत और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की उपयोगिता पर प्रश्न उठने लगे हैं। अब अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। और बच्चों इसी प्रकार मानव भूगोल का आधुनिक काल में तीव्र गति से विकास हुआ है। समय के साथ इसका महत्व भी बढ़ रहा है, अध्ययन क्षेत्र की व्यापकता और अन्य विषयों के साथ में संबंध बढ़ रहे हैं और संपूर्ण विश्व में मानव भूगोल अध्ययन का एक प्रमुख विषय बना हुआ है। तो बच्चों ये तो थे पहले चैप्टर के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और उत्तर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप चाहें तो बीच बीच में वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो। तो बच्चों अगले वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।